नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज का हमारा ये कोर्स चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास की, और उसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास हम देख रहे हैं शुरुआत से। पहला लेसन हो चुका है दोस्तों, अब ये दूसरे लेसन की बारी है। इसमें हम बात करेंगे 2003 से 2005 के प्रश्नोत्तरों की, जो आईएएस प्रीलिम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। नर्मदा नदी तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका था। यानी प्रश्न सीधा सा है कि हर्ष के दक्षिण में अभियान को किसने रोका था। तो दोस्तों सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, बहुत ज्यादा घुमा फिराकर नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको यहां पर बता देता हूं, आप सोच सकते हैं 2 सेकंड के लिए। और उसके बाद दोस्तों अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका आंसर है बी, पुलकेशिन द्वितीय। जी हां दोस्तों, हर्ष जो था कहा जाता है कि अंतिम महान हिंदू सम्राट था। ठीक है, तो हर्ष ने अपने समय में उत्तर भारत तो लगभग जीत लिया था कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, और दक्षिण भारत की ओर अभियान शुरू किया था हर्ष ने। नर्मदा नदी को पार करके ही दक्षिण विजय की जा सकती थी। तो नर्मदा के तट पर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय में युद्ध हुआ था दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों ये एक चालुक्य शासक था। ठीक है, तो चालुक्य शासक दोस्तों अलग अलग थे। जैसे जो पुलकेशिन द्वितीय था, इन्हें कहा जाता है बादामी के चालुक्य शासक। ठीक है, बादामी या वातापी, बादामी कहा जाता है या वातापी। ठीक है, तो ये बादामी या वातापी का चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इसने हर्ष को रोक दिया था। ठीक है, हर्ष जीत नहीं पाया था पुलकेशिन द्वितीय से, या आप ये कह सकते हैं कि हर्ष को हार का सामना करना पड़ा था पुलकेशिन द्वितीय से हुए इस युद्ध में। और हर्ष दक्षिण भारत में आगे नहीं बढ़ पाया था, उत्तर भारत तक सीमित रह गया था हर्ष। ठीक है दोस्तों, जो चालुक्य थे, चालुक्य अलग अलग थे, बादामी और वातापी के तो ये बता ही दिया पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये वेंगी के चालुक्य भी थे। ठीक है, इवन वेंगी के बाद कल्याणी के चालुक्य भी थे। ठीक है, आगे हम गुजरात के भी चालुक्यों के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों चालुक्य शासक अलग अलग इलाके में रहे हैं समय समय पर। ठीक है, दक्षिण भारत में यही मशहूर थे दोस्तों, एक तो वातापी के, ठीक है, वातापी या बादामी, इसके बाद वेंगी और कल्याणी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के चालुक्य शासक थे दक्षिण भारत के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन कथनों पर आप विचार कीजिए, यह भी दक्षिण भारत के इतिहास से जुड़ा है, प्राचीन भारत के इतिहास से। ठीक है, तो प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन से हैं? चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो दोस्तों किया तो था बिल्कुल, चोलों ने इन शासकों को हराया था, पांड्या और चेर शासकों को, है ना। और इसके बाद दूसरी बारी है, चोलों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी और उनके कुछ क्षेत्रों को जीता था। तो दोस्तों ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो सकता है? इसका आंसर इस हिसाब से एकदम इजी है। इसका आंसर है यहां पर सी। ठीक है, तो प्रश्न यहां पर पूछा गया है, इन कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, या कौन से सही है, पूरा प्रश्न ये है। ठीक है, ये पहले वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों को मिलाकर दोस्तों ये प्रश्न बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, जो लोग पहली बार आईएएस का प्रीलिम्स देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ और इसका आंसर दोस्तों है, ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बात की कि जो चोल शासक थे वो प्रारंभिक मध्यकालीन जो समय था, ये दोस्तों ये प्रारंभिक मध्यकालीन दोस्तों आप मान सकते हैं हर्ष के बाद का समय। ठीक है, या आप इसको मान सकते हैं 700 ईस्वी के बाद का जो समय था, 700 से लेकर 1100 ईस्वी के बाद का जो समय था, या 800 से 1100 ईस्वी के बीच का जो समय था, उसको आप प्रारंभिक मध्यकालीन भारत मान सकते हैं। ठीक है, या प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास का समय मान सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में उस वक्त चोल जो शासक थे काफी शक्तिशाली हो रहे थे। ठीक है, तो चोलों ने क्या किया, चोलों का जो संघर्ष चलता रहता था दोस्तों पांड्य और चेर शासकों के साथ, पांड्य, चेर, पल्लव, मतलब इन सभी के साथ संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, और पांड्य और चेर शासकों को पराजित किया था चोलों ने। ठीक है, तो पांड्य और चेर जो, तो चेर जो है दोस्तों, यहां पर चेर थे दोस्तों ये केरला में। ठीक है, जो चेर शासक हैं ये केरला में थे
और ये जो पांड्या शासक हैं ये तमिलनाडु में थे, ठीक है। जो चोल हैं वो भी ज्यादातर तमिलनाडु में ही थे, थोड़ा बहुत हिस्सा आंध्र प्रदेश का भी उनके साम्राज्य में आ जाता था या कर्नाटका का भी, लेकिन मुख्य तौर पर जो चोल थे वो भी तमिलनाडु में थे, ठीक है। तो चोलों ने पांड्या और चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई। इसके बाद चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी। तो दोस्तों ये भी की थी। दक्षिण पूर्व एशिया दोस्तों, दरअसल दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में आप ले सकते हैं यहां पर इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह के देश, ठीक है। जो आज हमारा इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया में जो मुख्य जो द्वीप हैं सुमात्रा, जावा, दोस्तों इनके ऊपर शैलेंद्र शासक राज करते थे। शैलेंद्र शासक भी कहते हैं इनको और श्री विजय शासक भी कहते हैं, ठीक है। श्री विजय शासक मतलब ये हिंदू शासक ही थे दोस्तों, ठीक है। तो इतनी दूर तक भारत का जो कल्चर है, भारत की संस्कृति इतनी दूर तक फैली हुई थी। तो ये जो शैलेंद्र शासक थे, हालांकि चोल शासकों के साथ इनका मित्रता पूर्वक व्यवहार रहता था काफी समय तक, लेकिन हुआ क्या, ये भारतीय जो व्यापारी थे, दक्षिण भारत के जो व्यापारी थे, उनका रास्ता रोकने लगे थे एक समय, ठीक है। तो भारत के व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंचाने लगे थे। तो भारत के व्यापारियों को जो लगातार नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को बचाने के लिए, भारत के व्यापार को बचाने के लिए जो चोल शासक हैं, खासतौर पर राजेंद्र चोल, इनको शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध अभियान करना पड़ा, चढ़ाई करनी पड़ी, ठीक है। तो शैलेंद्र साम्राज्य पर चढ़ाई की और उनके कुछ क्षेत्रों को जीता और भारतीय व्यापारियों को जो अड़चने आ रही थी उनकी अड़चने दूर की गई थी, ठीक है। तो नौसैनिक अभियान था दोस्तों। उन दिनों जो चोलों की जो नौसेना थी वो बहुत ही जबरदस्त थी, ठीक है। तो जो बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि आप तमिलनाडु से दूसरी तरफ इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे, बीच का एरिया बंगाल की खाड़ी है। तो दोस्तों उन दिनों बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा था, ठीक है। चोलों की झील जो बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि चोलों की झील किसे कहा जाता था प्राचीन भारत के इतिहास में, ठीक है। तो दोस्तों चोलों की झील बंगाल की खाड़ी को कहा जाता था, ठीक है। तो दोस्तों ये था। आगे बढ़ते हैं। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था या विषय था, ठीक है। तो सीधा सीधा विषय पूछा है दोस्तों, ये आपके लिए फैक्चुअल प्रश्न है, ठीक है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि शूद्र, एक तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मृच्छकटिकम किसने लिखी, तो मृच्छकटिकम लिखी थी शूद्रक ने, ठीक है। इसके लेखक थे शूद्रक, ठीक है। अब इसका विषय क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फैक्चुअल है। तो इसका विषय दोस्तों ये देखिए, ये चार आपके सामने पॉइंट दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक विषय है। अब आप सोचिए कौन सा विषय हो सकता है शूद्रक की मृच्छकटिकम का। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, शूद्रक की जो मृच्छकटिकम थी उसका विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से लव स्टोरी थी दोस्तों, ठीक है। इसमें एक युवा व्यापारी था चारुदत्त नाम का, ठीक है, और वो प्यार कर बैठता है गणिका की पुत्री के साथ, ठीक है। गणिका की जो पुत्री थी उसका नाम था वसंत सेना, ठीक है, यानी कि इसकी प्रेमिका थी वसंत सेना और जो धनी व्यापारी था वो था चारुदत्त, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये दोनों नाम याद रखेंगे। तो ये इनकी प्रेम कहानी है दोस्तों। और एक चीज और बता देता हूं, ये जो मृच्छकटिकम है या मृच्छकटिक, इसका मतलब है माटी की गाड़ी, ठीक है। तो मृच्छकटिक का मतलब होता है माटी की गाड़ी, ये इसका मतलब है दोस्तों। अगर आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आ जाए मृच्छकटिकम का मतलब क्या है, मृच्छकटिक का मतलब क्या है, तो वो माटी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार कीजिए इन प्रश्नों पर और इन कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने तीन कथन हैं इस प्रश्न के अंदर, तो इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है आपको यह देखना है। तो पहला कथन आपके सामने, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी, तो ये कथन हो गया। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी क्या, तो ये एक कथन हो गया। तीसरा कथन है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, तो एक दोस्तों ये कथन हो गया। अब इन तीनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। क्या केवल एक सही है, ये वाला सबसे पहले वाला, क्या केवल एक सही है, या फिर क्या केवल दो सही है, मतलब क्या केवल ये दो ही सही है, या फिर दो और तीन सही है, ठीक है, या फिर ये दो और तीन मतलब दूसरा और तीसरा सही है, और या फिर ये तीनों ही सही हैं। अब आपको ये देखना है, ठीक है।
तो दोस्तों इतनी देर मैं बोल ही लिया हूं, अब इसका आंसर आपको दे देता हूं। ठीक है, आपने सोच लिया होगा ज्यादातर लोगों ने, जिसको नहीं पता दोस्तों आपके लिए बता देता हूं कि इसका आंसर है सी, 2 और 3। तो जो सही जो कथन है वो ये है, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। जो दोस्तों पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ के पिता बनारस के राजा थे। ठीक है, तो पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ये तो दोस्तों दोनों जो कथन है ये तो सही हो गए। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो दोस्तों माता थी, जो कौशल राजवंश की, उनका नाम था महामाया। ठीक है, और ये जो बनारस के जो राजा थे पार्श्वसेन के पिता, उनका नाम था अश्वसेन। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात हो गई इन दोनों कथनों की। अब दोस्तों ये जो पहला कथन है जो असल में गलत दिया हुआ है यहां पर, ये सही कैसे होगा? ये दोस्तों सही तब होगा जब यहां पर लिखा होता कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेटक की बहन थी। ठीक है, अगर यहां पर पुत्री की बजाय बहन आ जाता ना, तो दोस्तों ये कथन भी सही हो जाता। तो दोस्तों ये है इस पूरे प्रश्न की व्याख्या। इसके लिए गहराई से स्टडी की जरूरत है। ठीक है, डेप्थ स्टडी की जरूरत है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। आपके सामने फैक्चुअल प्रश्न भी आते हैं, आपके सामने डेप्थ स्टडी वाले प्रश्न भी आते हैं। तो जरूरत तो दोस्तों असल में डेप्थ स्टडी की ही है। डेप्थ आपने की होगी, गहराई से आपने पढ़ाई की होगी, तो जो जो फैक्चुअल है वो तो आप आसानी से आंसर दे ही देंगे। ठीक है, बाई चांस कोई फैक्चुअल छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन अधिकतर फैक्चुअल के आप आसानी से आंसर दे देंगे। और गहराई वाले जो प्रश्न हैं इस तरह से घुमाकर जो दिए होते हैं, उनका आंसर तो आप तभी दोगे जब आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन से सही हैं, उसी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको यह देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आपके सामने फिर से 3 कथन है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा, अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया था। तीसरा, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो दोस्तों कौन सा कथन सही है, अब आपको यहां पर यह देखना है। ठीक है, अब आप लोग अब तक आंसर इसका सोच ही चुके होंगे। जो लोग जानते हैं, ठीक है, वो लोग तो आंसर सोच ही चुके होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर क्या है कि तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, 1 2 3, तो यहां पर डी जो आंसर है वो हो जाएगा। तीनों कथन सही हैं। ठीक है, तो जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या बृहद्रथ के प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी दोस्तों। ठीक है, ये कब की थी? ये 185 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 185 ईस्वी पूर्व में, यानी जिसे हम 185 बीसी, ठीक है, इंग्लिश वाले जो हैं वो बीसी। ठीक है, तो 185 ईस्वी पूर्व हत्या कर दी गई थी बृहद्रथ की उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो यहीं पर शुंग राजवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके आगे अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके प्रधानमंत्री उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। ठीक है, जैसे पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, उसी तरह से शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या ये कण्व ब्राह्मण मंत्री इसने कर दी थी। ठीक है, देवभूति की हत्या कर दी गई थी जो कि अंतिम शुंग शासक था। ठीक है, तो यहां से दोस्तों कण्व वंश की स्थापना हो गई थी। हालांकि दोस्तों मौर्य वंश के बाद शुंग वंश तो कुछ समय तक रहा था। ठीक है, ठीक ठाक समय तक, लेकिन जो ये कण्व वंश था ये तो बहुत ही थोड़े समय के लिए रहा था। ठीक है, तो इसके बाद जो कण्व वंश का जो अंतिम शासक था उसकी भी हत्या कर दी गई थी आंध्र के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों 60 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश का अंतिम शासक था दोस्तों सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा जो शासक था कण्व वंश का अंतिम शासक, इसकी हत्या कर दी गई थी सिमुक के द्वारा। ठीक है, सिमुक ने हत्या की थी। सिमुक कौन था? यही जो आंध्र की यहां पर बात कर रहे हैं, आंध्र ने कण्व वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी थी। तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा 60 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 60 ईस्वी पूर्व सुशर्मा की हत्या कर दी गई थी सिमुक के द्वारा। और सिमुक ने दोस्तों किस वंश की स्थापना की थी? सिमुक ने की थी
आंध्र, जिसे सातवाहन अधिकतर कहते हैं दोस्तों, ठीक है, सातवाहन वंश, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश। दरअसल इनको सातवाहन के नाम से ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। ये जो दोस्तों आंध्र है, इनका आंध्र नाम का ये जो जिक्र मिलता है, ये तो अधिकतर केवल पुराणों में मिलता है, ठीक है। बाकी का जो भी इतिहास है सातवाहनों से जुड़ा हुआ, ये आपको अधिकतर जो इनके जो आपको जो पुरातत्वीय जो अभिलेख वगैरह मिले हैं, उनमें सातवाहन ही मिलेगा, आंध्र नहीं मिलता। आंध्र इनका नाम पुराणों में ही मिलता है, ठीक है। तो इनको सातवाहन वंश के नाम से ज्यादा प्रसिद्धि मिली है, ठीक है दोस्तों। ये है इनके जो प्रमुख शासक हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, है ना। तो ये दोस्तों इस प्रकार के थे। इनमें जो मात्र शक्ति थी उनको काफी प्रधानता मिली हुई थी, मतलब उनकी काफी रिस्पेक्ट थी, इसलिए अपनी माता के नाम को जोड़ते थे अपने नाम के साथ ये शासक, ठीक है। गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक है, इस तरह के इनके नाम होते थे। तो दोस्तों ये थे। और सातवाहनों ने दोस्तों पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था कर्ण वंश के अंतिम शासक को हराकर, लेकिन इनका जो मुख्य जो एरिया था, जो इनका क्षेत्राधिकार था, वो उत्तर भारत नहीं था, अधिकतर इनका दक्षिण भारत था, ठीक है। मतलब उत्तरी महाराष्ट्र के साथ अधिकतर आंध्र प्रदेश, ठीक है, कुछ हद तक एमपी छत्तीसगढ़, ये वाला इनका एरिया था सातवाहनों का, ठीक है। पाटलिपुत्र पर तो इन्होंने कब्जा किया ही था, ठीक है। लेकिन ऊपर के जो दो हैं दोस्तों, ये शुंग मौर्य वंश हो गया, शुंग वंश हो गया, ठीक है, या कण्व वंश हो गया, ये सारे उत्तर भारत में थे, ठीक है। मौर्यों ने तो खैर दक्षिण भारत तक अपना कब्जा किया था, ठीक है। तो ये है दोस्तों इस तरह से। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो ये देखिए, तो उसी प्रकार का प्रश्न एक बार फिर से आपके सामने है, तो देख लीजिए दोस्तों। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था, ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसे दोस्तों हम चतुर्थ जो संगीति कहते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहते हैं, है ना। ये तो पहला हो गया। दूसरा, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म का और उसको हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, ठीक है। तो ये दो कथन है, इनमें से कौन से सही हैं? तो दोस्तों यहां पर सीधा सा आंसर है डी, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है। कैसे दोस्तों? जो ये चीनी यात्री फाहियान है, ठीक है, फाहियान तो इस वक्त तक आया ही नहीं था, ठीक है। जो चीनी यात्री फाहियान है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन से? गुप्त शासक जो थे, ठीक है, जो गुप्त शासक थे ना, गुप्त राजवंश की जब हम बात करते हैं, ये मौर्य नहीं है चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त गुप्त शासक वाले गुप्त है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फाहियान भारत में आया था, ठीक है। फाहियान के भारत में आने का टाइम कोई 399 से 414 ईस्वी पूर्व ईस्वी, ठीक है, 414 ईस्वी, 399 से 414 ईस्वी। तो ये फाहियान के भारत में आने का टाइम था। लेकिन कनिष्क ने जो चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों की थी, मैंने पिछले लेसन में बात की थी कि कनिष्क ने जो चौथी बौद्ध संगीति की थी वो 78 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों बहुत ही पहले हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति फाहियान के भारत में आने से, ठीक है। तो पहला कथन तो गलत हो ही गया, ठीक है। अब दूसरा कथन, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला, ये इतनी बात तो सही है, लेकिन ह्वेनसांग ने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, ये सही नहीं है। हर्ष बहुत ज्यादा सेकुलर एक शासक था, सेकुलर व्यक्ति था, बौद्ध धर्म का प्रतिरोध नहीं किया, उल्टे हर्ष ने तो बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया अपने टाइम में, ठीक है। हर्ष यूं तो शुरुआत में शैव था, ठीक है, शैव मतवावलंबी था, शैव मत को मानने वाला था, भगवान शिव का उपासक था हर्ष जो था। लेकिन आगे जाकर धीरे धीरे बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हो गया था और कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था, ठीक है। तो इस तरह से है। तो बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी तो ये बिल्कुल नहीं था, उल्टे इसने प्रमोट किया था। तो ये कथन भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों सही इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये है आपके सामने। अगला, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अब दोस्तों आपको ये चारों कथन पढ़ने हैं। अब इन चारों में से कौन सा कथन सही है ये आपको देखना है, ठीक है। तो दोस्तों पहला कथन आपके सामने है, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। क्या यह सही है? ठीक है। इसी तरह दूसरा, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तो क्या यह सही है? और क्या ये आगे वाले दोनों सही हैं? दोस्तों ध्यान से पढ़िए इनको भी।
ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों आपको मैं इसका आंसर बता देता हूं कि यहां पर सही कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर सही है सी। ठीक है, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। सिर्फ ये कथन सही है, बाकी सारे कथन भैया गलत हैं। ठीक है, बाकी सारे कथन अब गलत कैसे हैं दोस्तों, अब हम यहां पर ये देख लेते हैं। तो पहला जो कथन दिया है, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, तो भैया स्थूल बाहु के नेतृत्व में नहीं हुआ दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में हुआ था भद्र बाहु के नेतृत्व में। ठीक है, भद्र बाहु, तो भद्र बाहु के नेतृत्व में, ये छोटे ओ की मात्रा, तो भद्र बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था, ना कि स्थूल बाहु के नेतृत्व में। ठीक है, अब भद्र बाहु के साथ ही दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो दक्षिण भारत में चले गए थे, आपको याद होगा अगर आपने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो भद्र बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है, पहली बात। अब दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर कहलाए। तो दोस्तों जो जैन धर्म की ये पाटलिपुत्र आदि वाली जो परिषद हुई थी, तो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो लोग थे ये दक्षिण भारत में चले गए थे दोस्तों। ठीक है, दक्षिण भारत में चले गए थे और ये दिगंबर कहलाए थे भद्रबाहु के नेतृत्व वाले। ठीक है, ना कि श्वेतांबर कहलाए थे। ठीक है, श्वेतांबर तो दरअसल स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले जो थे वो कहलाए थे आगे जाकर। ठीक है, ये जो ऊपर स्थूल बाहु का नाम जो मैंने काटा है यहां पर, ये स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले थे, ये श्वेतांबर कहलाए थे दरअसल। ठीक है, लेकिन जो भद्र बाहु के नेतृत्व वाले थे वो तो दिगंबर कहलाए थे। ठीक है, जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, और श्वेतांबर थे जो सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये है। ठीक है, आगे ये कथन तो सही है ही, ये तो मैंने बता ही दिया कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म को कलिंग के राजा, कलिंग जो आज का उड़ीसा, कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ठीक है, खारवेल का जो दोस्तों जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो काफी मशहूर है। ठीक है, पुरातत्वीय अभिलेखों की दृष्टि से इसके बारे में भी आप जरूर पढ़िए। आगे दोस्तों यहां पर ये दिया हुआ है, चौथा जो कथन है, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, जैन धर्म के लोग आगे जाकर, प्रारंभिक समय में नहीं आगे जाकर मूर्तियां और चित्रों की पूजा करने लगे थे, प्रारंभिक अवस्था में नहीं करते थे। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो एक प्रकार से ये फैक्चुअल प्रश्न है दोस्तों। आपने अगर वेदों के बारे में थोड़ा बहुत भी देखा होगा, 4 लाइनें भी, 2 लाइनें भी आपने पढ़ रखी होंगी वेदों के बारे में, तो आपके लिए आसान है ये, है ना। तो यहां पर मैं दोस्तों आपको आंसर बता देता हूं, अथर्ववेद, सी, इसका आंसर है सी, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, ठीक है, इन सब का वर्णन है अथर्ववेद में। दरअसल दोस्तों क्या है, ऋग्वेद जो है ये सबसे जो पहला वेद कहा जाता है। ठीक है, प्रथम वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, या हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे पहला ग्रंथ इसे बताया जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में दोस्तों देवताओं की स्तुति की ऋचाएं हैं। ठीक है, सूक्त हैं इसके अंदर, 1028 सूक्त हैं इसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंद्रदेव की स्तुति की गई है। तो दोस्तों ऋग्वेद तो ये है। अब आगे दोस्तों ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंदर यज्ञ जो कर्मकांड वगैरह इस तरह की चीजें यजुर्वेद के अंदर बताई गई हैं, जो तमाम तरह के कर्मकांड, यज्ञ में किस प्रकार की बलि देनी है, क्या क्या यज्ञ के अंदर करना है, यज्ञ किस प्रकार से करना है, तो ये तमाम चीजें दोस्तों यजुर्वेद में है। ठीक है, आगे ये सामवेद जो है, सामवेद दोस्तों एक प्रकार से आप इसको संगीत शास्त्र भी कह सकते हैं, इवन बाकी के तीनों वेदों का सार भी कह सकते हैं। सबसे छोटा वेद है ये। ठीक है, हालांकि इसमें ज्यादातर जो ऋचाएं, अधिकतर ऋचाएं ऋग्वेद की हैं। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं ऋग्वेद की जो सूक्त हैं, ऋग्वेद के जो सूक्त हैं उनको गाया कैसे जाए। ठीक है, उनको ऋग्वेद के सूक्तों को लयबद्ध किया गया है सामवेद के द्वारा। ठीक है, तो संगीत प्रधान वेद है ये। ठीक है, सामवेद जो है अधिकतर इसमें ऋग्वेद के हैं, थोड़े बहुत अथर्ववेद और यजुर्वेद के सूक्त भी इसमें मौजूद हैं, अधिकतर ऋग्वेद के हैं।
ठीक है, सबसे छोटा वेद है ये। बाकी दोस्तों ऋग्वेद के बारे में हमने बात कर ली कि इसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो इसका आंसर जो है वो सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों आपको ये भी अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होगा, ये सारे दोस्तों भक्ति काल के अब आपके सामने आ रहे हैं जो संत महात्मा है ना। तो दोस्तों इनका सही कालानुक्रम क्या है, मतलब पहले कौन से हुए, पहले कौन से संत हुए, बाद में कौन से संत हुए। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बड़े ही ध्यान से आपको इसको देखना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से भाई कौन से जो संत हैं वो पहले हुए, कौन से संत जो हैं वो बाद में हुए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं यहां पर आंसर दे देता हूं। तो इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। ठीक है, तो दोस्तों जो शंकराचार्य जो हैं आप इनको मान सकते हैं 8वीं और 9वीं सदी। ठीक है, 8वीं और 9वीं सदी के हैं ये। शंकराचार्य का टाइम मैं पहले शंकराचार्य का बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। शंकराचार्य का जो टाइम था 788 से 820 का था। मात्र 32 साल की उम्र तक ही दोस्तों इन्होंने बहुत कुछ कर दिया था हिंदू धर्म के लिए। ठीक है, इसलिए इनकी महानता है आज तक। ठीक है, इन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। ठीक है, दक्षिण भारत से थे, केरला में इनका जन्म हुआ था। तो शंकराचार्य दोस्तों केवल 32 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे थे, लेकिन 4 पीठों की स्थापना, कौन सी 4 पीठें थी मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में आंसर जरूर लिखेंगे। ठीक है, मुझे बताएंगे कि 4 पीठें कौन सी थी जिनकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी, आदि शंकराचार्य जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो इनका टाइम है 788 से 820 का। ठीक है, इनके बाद दोस्तों रामानुज का टाइम है। ठीक है, रामानुज का टाइम जो है ये आप कह सकते हैं 11वीं और 12वीं दोनों सदियां, बहुत लंबा टाइम है दोस्तों। 11वीं और 12वीं दोनों सदियां इनकी हैं। रामानुज का टाइम है 1017 से लेकर 1137 तक का। ठीक है, 1017 से 1137 तक का रामानुज का टाइम है। ये वैष्णव संत थे। ठीक है, ये भी दक्षिण भारत से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये रामानुज कहते हैं, रामानुजाचार्य भी कहते हैं। ठीक है, तो 1017 से लेकर 1037 तक का टाइम था रामानुजाचार्य का। ठीक है, आगे दोस्तों ये जो चैतन्य है, चैतन्य दोस्तों इनको चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। ठीक है, गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं। ठीक है, इवन जो चैतन्य के दोस्तों जो आज के टाइम में जो इनके फॉलोअर्स हैं वो पश्चिमी देशों में, अमेरिका जैसे देशों के अंदर भी जो कृष्ण भक्ति की जो लहर है उसे बहुत शानदार तरीके से फैला रहे हैं। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु का जो टाइम है दोस्तों वो टाइम है 1486 से लेकर, ठीक है, 1486 से लेकर 1533 तक का। अब कहीं पर दोस्तों 1534 भी है, तो दोस्तों ये टाइम है दरअसल में इनका। ठीक है, 1486 से 1533 का। तो कृष्ण भक्ति की नई लहर इन्होंने एक प्रकार से जगाई थी दोस्तों। जो आज वृंदावन जो बहुत मशहूर है, ठीक है, बहुत ही मशहूर तीर्थ स्थल है, वृंदावन को एक तरीके से इन्होंने रिवाइव किया था, वृंदावन के कल्चर को। ठीक है, वृंदावन को लोग भूल चुके थे। कहते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु ना होते तो वृंदावन को आज लोग जानते ही नहीं। ठीक है, लोग अभी भी ढूंढ रहे होते कि भैया वृंदावन है कहां दरअसल। ठीक है, तो ये था तो चैतन्य महाप्रभु की, ये चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और पुरी में इनकी डेथ हुई थी, और वृंदावन में ये रहे थे अपने जीवन में बहुत लंबा समय तक। और सूफियों के जैसा इनका जीवन था दोस्तों। जैसा हम सूफी संतों के बारे में पढ़ते हैं ना, भगवान की मस्ती में मस्त होकर बस धुन में मतलब नाचने लग जाते हैं, वैसे ये चैतन्य महाप्रभु थे, कृष्ण भक्ति में मतलब एकदम नाचने लग जाते थे। ठीक है, तो कुछ लोग इनको कृष्ण का अवतार भी कहते हैं, कुछ लोग इनको कृष्ण और राधा का सम्मिलित अवतार कहते हैं। तो दोस्तों ये थे। अब आपको इन तीनों का समय बता दिया है मैंने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, कंटेम्पररी नहीं था। ठीक है, मतलब अन्य तीनों के टाइम में नहीं था। ठीक है, अब दोस्तों ये भी डेप्थ स्टडी की ही मांग करता है। ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तब इसका आंसर दे देंगे। देखने में फैक्चुअल सा लग रहा है, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो कौन सा एक बाकी के तीनों के समसामयिक नहीं था, कौन सा एक अलग है? बाकी के तीनों लोग एक ही टाइम के हैं लगभग। ठीक है, कोई एक इनमें ऐसा है जो किसी अलग टाइम का है। ठीक है, तो अब आपको ये यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसका आंसर मैं दे देता हूं। ये यहां पे जो मिलिंद हैं ये मिलिंद दोस्तों ये थोड़े से अलग टाइम से हैं।
ठीक है। तो अलग टाइम से कैसे दोस्तों, ये जो बिंबसार हैं, गौतम बुद्ध हैं, या फिर ये जो प्रसेनजीत हैं, ये लगभग एक ही समय के लोग हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो बिंबसार थे, आप कह सकते हैं कि मगध के जो पहले जो बड़े शासक हुए हैं वो बिंबसार ही हुए हैं। ठीक है, जब हम महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं, तो उनमें सबसे पहला नाम बिंबसार का ही देखते हैं मगध के शासकों में। ये दोस्तों हर्यक वंश के थे। जो बिंबसार थे ये हर्यक वंश के शासक थे। आपने पढ़ा होगा कि बिंबसार की हत्या उनके पुत्र के द्वारा ही कर दी गई थी। बिंबसार के पुत्र थे अजात शत्रु, है ना। तो बिंबसार पहले बड़े शासक थे मगध के। ठीक है, तो बिंबसार के टाइम में दोस्तों गौतम बुद्ध भी हुए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो टाइम है बिंबसार के टाइम का ही टाइम है। ठीक है, मतलब एक ही समय पर बिंबसार थे, उसी समय पर गौतम बुद्ध भी हुए थे। ठीक है, और उसी टाइम पर प्रसेनजीत भी थे। ठीक है, तो ये तीनों मतलब एक ही टाइम के लोग हैं। ठीक है, बिंबसार ने दरअसल क्या किया था कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। तो बिंबसार ने कौशल नरेश की पुत्री से विवाह किया था। ठीक है, कौशल नरेश की पुत्री प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, तो प्रसेनजीत जो थे वो कौशल नरेश के पुत्र थे। ठीक है, तो ये बिंबसार प्रसेनजीत ये आपस में रिश्तेदार थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध इसी समय के थे। ठीक है, और ये जो दोस्तों ये जो मिलिंद हैं, मिलिंद का टाइम थोड़ा अलग है। ठीक है, मिलिंद का टाइम दरअसल ये दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के आसपास का टाइम है। ठीक है, मिलिंद दोस्तों दरअसल ये इंडो ग्रीक आप इनको कह सकते हैं, इंडो ग्रीक शासक कह सकते हैं इनको। ठीक है, मतलब यूनानी मूल के थे, यवन भी इनको कह सकते हैं, यवन शासक या यवन मूल के शासक। ठीक है, इनका जो अधिकतर जो शासन था वो दोस्तों बैक्ट्रिया में था। ठीक है, जो बैक्ट्रिया और बाकी ये जो पश्चिमी भारत हमारा, जिसमें आज का अफगानिस्तान, फिर पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब, ये तमाम इलाके मिलिंद के अंडर में थे। ठीक है, मिलिंद का नाम मिनेंडर था दोस्तों। ठीक है, जो इनका यूनानी नाम था वो था मिनेंडर। ठीक है, ये दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के हैं। ठीक है, तो मिलिंद इन तीनों से अलग हैं। ठीक है, और मिलिंद ने आगे जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो इस तरह से मिलिंद ने दोस्तों उन दिनों में पाटलिपुत्र पर भी हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई थी क्योंकि शुंग वंश काफी ताकतवर था उन दिनों में। मिलिंद का टाइम 145 से 180 ईस्वी पूर्व कोई ऐसा इसी टाइम के आसपास के हैं ये। ठीक है, तो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के आसपास का समय है मिलिंद का। ठीक है, मिलिंद को मिनेंडर कहा जाता है। ठीक है, ग्रीक परंपरा के अनुसार। ठीक है, तो ये इंडो ग्रीक शासक थे। ठीक है, या इनको यवन शासक भी कहा जाता है। ठीक है, यूनानी मूल के थे। तो दोस्तों इस तरह से है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा दूसरा लेसन, जिसमें हमने आईएएस प्री में 2003 से लेकर 2005 तक के आए हुए प्रश्नों को देखा है, उनका वर्णन, उनकी व्याख्या देखी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन ठीक लगा होगा और आगे भी हमारे ये लेसन इसी तरह से चलते रहेंगे दोस्तों। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग शेयर जरूर कीजिए इन लेसन्स को, बाकी लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए। धन्यवाद।